डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। Hello dear learners, this is Shachi Gupta, Assistant Professor of Economics. I am delivering this lecture from Chaitanya Studio of Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University, and we are going to discuss paper 1 here, Basics of Economics. इसकी 3 यूनिट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम 4th यूनिट डिस्कस करेंगे, द प्रिंसिपल ऑफ डिमांड। यहाँ पे हम डिमांड के सारे कंसेप्ट्स देखेंगे, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, वो सारी चीजें देखेंगे। तो आइए चालू करते हैं द प्रिंसिपल ऑफ डिमांड। इस सेशन को देखने के बाद यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ डिमांड एंड इट्स एक्सेप्शन। ये लेसन देख लेने के बाद आप बहुत अच्छे से थ्योरी ऑफ डिमांड भी समझ जाएंगे और उसके क्या एक्सेप्शंस हैं, कहां डिमांड की थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती है, वो भी समझ जाएंगे। तो अगर मैं इस टॉपिक के बैकग्राउंड की बात करूं तो यहां हम पढ़ने वाले हैं डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड थ्योरी क्या होता है। यहां पे डिमांड थ्योरी में हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, और एक्सेप्शंस टू डिमांड थ्योरी क्या होता है। एक्सेप्शंस मतलब जहां डिमांड की थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड, मैं आप लोगों को डिस्कस करना चाहती हूं कि मीनिंग ऑफ डिमांड क्या है। हम पहले भी देख चुके हैं जब हम स्पेशल कंसेप्ट्स को देख रहे थे कि डिमांड होता क्या है। डिमांड क्या है? क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस that consumers are willing and able to purchase at various prices during a period of time. अभी इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मेरी डिजायर है कि मैं एक चॉकलेट खरीदूं। वो चॉकलेट आती है 10 रुपीज की, ठीक है। मेरी डिजायर है, विलिंगनेस है, मीन्स टू परचेज है। मम्मी ने मुझे दिए हैं 10 रुपए, मैं खरीद सकती हूँ 10 रुपए की, तो मेरे पास मीन्स टू परचेज है, मतलब मैं उसको खरीदने की ताकत रखती हूँ। विलिंगनेस है, हाँ, कि वो 10 रुपए जो मम्मी ने दिए हैं वो उसकी यही चॉकलेट खरीदूं, कुछ और ना खरीदूं, ये विलिंगनेस भी है। तो अगर ये 3 चीजें हैं तो ये डिमांड है, ठीक है। अब कहां डिमांड नहीं होगी वो समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक कार खरीदनी है, मेरी डिजायर है, बिल्कुल है, कार खरीदनी है। विलिंगनेस टू पे भी है कि मेरे पास अगर पैसे होंगे तो मैं यहां इसको खर्च कर दूंगी, पर मींस टू परचेज है क्या? फॉर एग्जाम्पल, वो कार आती है 15 लाख की और मेरे पास है सिर्फ 10 लाख रुपए, मेरे पास मींस टू परचेज है क्या? नहीं। विलिंगनेस टू पे है, डिजायर है, ठीक है। अभी थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में क्या हो रहा है? अगर मैं बोलूं कि ताजमहल की डिमांड है क्या? डिजायर तो है, हाँ है। डिजायर के बाद क्या आपके पास मींस टू परचेज है? क्या आप ताजमहल खरीद सकते हैं? वो बिकने वाली चीज ही नहीं है, तो मींस टू परचेज की बात तो हट गई। विलिंगनेस टू पे है क्या? जब मींस टू परचेज नहीं है तो विलिंगनेस टू पे भी नहीं होगा। ये बात क्लियर है? तो सिर्फ डिजायर का होना किसी चीज को डिमांड नहीं बनाता। अगर डिजायर के साथ साथ विलिंगनेस टू पे है, मींस टू परचेज है, तभी हम उसको डिमांड कहेंगे। और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? वो वेरियस प्राइजेस में हमारे पास अवेलेबल हो और ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम इसको कैलकुलेट किया गया हो। अगर मैं डिमांड की बात करूं तो डिमांड यहां पे 3 चीजों से बनता है, डिजायर, मींस टू परचेज, विलिंगनेस टू पे। ये हुआ डिमांड। डिमांड कब देखते हैं? ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम हम देखते हैं और डिफरेंट प्राइजेस पे देखते हैं। अब 5 एलिमेंट्स होते हैं एक डिमांड को बनाने में। पहला डिजायर,
दूसरा मीन्स टू परचेज, तीसरा विलिंगनेस टू पे, चौथा सर्टेन प्राइस, वो गुड या वो सर्विस जिसकी हम डिमांड कर रहे हैं उसका कुछ प्राइस तो होना चाहिए। ताजमहल वाला जो एग्जाम्पल था उसका कोई प्राइस ही नहीं था क्योंकि वो बिक ही नहीं सकता, तो वो डिमांड नहीं था। इसलिए यहां पे वो चीजें डिमांड होंगी जिसका प्राइस हो और वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे कैलकुलेट किया गया हो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल एक मंथ में कितनी डिमांड हुई। आई होप ये क्लियर है आप लोगों को कि डिमांड होती क्या है। अब मैं बात करती हूं डिमांड शेड्यूल की। तो डिमांड शेड्यूल एक न्यूमेरिकल टैबुलेशन होता है, एक टेबल होता है, न्यूमेरिकल टेबल, आने वाली स्लाइड में आपको दिखेगा, दैट इज डिमांडेड एट गिवन प्राइसेस। इंडिविजुअल की डिमांड अलग होती है और मार्केट की डिमांड अलग होती है, दोनों के शेड्यूल हम सेपरेटली देखेंगे। पहले डिस्कस करते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ये डिमांड शेड्यूल हमें क्या बता रहा है, उसका प्राइस है 1, उसकी डिमांड है 50, उसका प्राइस बढ़ के हुआ 2, उसकी डिमांड गिर के हुई 40, उसका प्राइस और बढ़ा 3 हुआ, उसकी डिमांड और गिर के 30 हुई, प्राइस बढ़ के 4 हुआ, डिमांड 20 हुई, प्राइस 5 हुआ, डिमांड 10 हुई। मगर ये किसके बारे में बात हो रही है, एक कंज्यूमर के। हो सकता है इस कंज्यूमर का नाम ए हो, ए नाम के कंज्यूमर की प्राइस की वजह से क्या क्या डिमांड है अलग अलग, हम जब उसको टेबल में देखते हैं तो वो क्या कहलाता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। द टेबल शोज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। एक चीज आपने ऑब्जर्व की होगी कि जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ता गया वैसे वैसे आपकी डिमांड गिरती गई। ये देख रहे हैं आप, कोई भी गुड का प्राइस बढ़ता है तो आप उसकी डिमांड कम कर देते हैं। तो डिमांड और प्राइस में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। आई होप क्लियर है आप लोगों को। अब आता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। हम पहले भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि सारे इंडिविजुअल्स को अगर हम मिला दें तो एक मार्केट बनता है। यहां पे हम ये मान के चल रहे हैं कि एक मार्केट में 3 कंज्यूमर्स हैं, 3 इंडिविजुअल हैं, ए, बी और सी। इनको मिलाकर ही क्या बन रहा है, मेरा मार्केट बन रहा है। अब जो गुड था मेरा एक्स, उसका प्राइस जब 1 था तो ए नाम का कंज्यूमर उसको 50 डिमांड करता था, बी नाम का कंज्यूमर 40, सी नाम का कंज्यूमर 10। तो टोटल मार्केट की डिमांड कितनी थी, ये 100। जब प्राइस बढ़ के 2 हुआ, ए ने अपनी क्वांटिटी गिरा के 40 कर दी, बी ने 35, सी ने 5, जिस वजह से मार्केट डिमांड भी गिर के 80 हो गई। प्राइस और बढ़ा, 3 हुआ, जिस वजह से ए की क्वांटिटी 30, बी की भी 30 और सी की 3, सबकी क्वांटिटी गिरी है, जिस वजह से मार्केट डिमांड क्या हुई, वो भी कम हुई। इसी तरीके से जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा, इंडिविजुअल की डिमांड गिरती चली जाएगी और मार्केट की भी डिमांड गिरती चली जाएगी। मार्केट डिमांड एक हॉरिजॉन्टल समेशन होता है, किसका, इंडिविजुअल डिमांड का। जब इंडिविजुअल डिमांड को हम प्लस करते हैं तो मार्केट डिमांड निकल के आती है। जस्ट लाइक इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड में भी इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कैसा इनवर्स रिलेशनशिप, प्राइस बढ़ेगा तो मार्केट डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो मार्केट डिमांड बढ़ेगी। आई होप ये क्लियर है आप लोगों को। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, सिट्रस पेरिबस। सिट्रस पेरिबस का मतलब है कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। अगर मैं बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट रखूं तो होता क्या है, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है। मतलब
प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। तो लॉ ऑफ डिमांड हमें यह कहता है, इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। डिमांड फंक्शन किसका है? डिमांड किन चीजों से इंफ्लुएंस होता है? प्राइस से, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स से, इनकम से, टेस्ट और प्रेफरेंस से, एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस से, और हमारे अदर फैक्टर्स से। इन सब से हमारा डिमांड इफेक्ट होता है। मगर लॉ ऑफ डिमांड यहां अज्यूम करता है कि सारे फैक्टर्स, जो कि प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं, वो सारे फैक्टर्स कैसे रहने वाले हैं? हमारे यहाँ पे कांस्टेंट रहने वाले हैं, और सिर्फ प्राइस में चेंज आ रहा है। ये सारे फैक्टर्स एज इट इज कांस्टेंट है, इनमें कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ प्राइस में चेंज आता है। तो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। ये हुआ हमारा लॉ ऑफ डिमांड। इसके कर्व की बात करें तो वर्टिकल एक्सिस जो कि वाई एक्सिस है, इस पे हम प्राइस प्लॉट करते हैं, और जो एक्स एक्सिस है इस पे हम क्वांटिटी डिमांडेड प्लॉट करते हैं। होता क्या है, जब मेरी क्वांटिटी 1 है तो प्राइस 30 है, जब प्राइस 20 हुआ तो क्वांटिटी बढ़ के 2 हो गई, जब प्राइस 10 था तो क्वांटिटी बढ़ के 3 हो गई। प्राइस 30 है तो हम कितना डिमांड कर रहे हैं? यहाँ पे 1 डिमांड कर रहे हैं। प्राइस कम हुआ तो मेरी अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई, अब मैं ज्यादा खरीद सकती हूं, तो 2 डिमांड कर रहे हैं। प्राइस और कम हुआ तो डिमांड और बढ़ गई, 3 हो गई। यही है डिमांड कर्व, जो कि एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है और नेगेटिवली स्लोप्ड लाइन है। इन सबको हम क्या बोलते हैं? अब मैं बात करती हूं लॉ ऑफ डिमांड के कुछ अजम्पशंस की। लॉ ऑफ डिमांड कुछ अजम्पशंस पे काम करता है, वो ये नहीं अज्यूम करता है, लॉ ऑफ डिमांड कुछ अजम्पशंस पे काम कर रहा होता है, उनके बगैर लॉ ऑफ डिमांड कारगर नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जो भी रिलेटेड गुड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चॉकलेट की बात कर रही हूं तो चॉकलेट के प्राइस में ही चेंज आए, चॉकलेट से रिलेटेड जो चीजें हैं उनके प्राइस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। दूसरा अजम्पशन, नो चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि मेरी ₹1000 पर डे की इनकम है और मैं उसके अकॉर्डिंगली डिमांड कर रही हूं, तो मेरी इनकम कांस्टेंट रहे। ऐसा ना हो कि ओवर द टाइम आज 1000 है, कल 2000 हो गई, फिर 1000 हो गई, फिर 1500 हो गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ये अज्यूम करेंगे कि इनकम कांस्टेंट है। पीपल्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। ये अज्यूम करते हैं कि लोगों की टेस्ट और प्रेफरेंस कैसी होगी? सेम होगी। जो आज के दौर में लोग कंज्यूम करना चाह रहे हैं, जो उनकी प्रेफरेंस है, जो टेस्ट है, वो आगे भी रहेगा। There are no expectation of future changes in price। ये भी assumption है कि फ्यूचर में इस गुड का कोई प्राइस चेंज होने वाला नहीं है। फिर the law does not apply on luxurious goods। एक assumption ये भी है कि ये luxurious goods पे नहीं अप्लाई होता है। आई होप ये क्लियर है आप लोगों को। अब मैं बात करती हूं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। हमने लॉ ऑफ डिमांड देखा। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है सेटरस पेरिबस, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड विल फॉल, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड विल फॉल, प्राइस गिरेगा तो डिमांड विल इंक्रीज। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। तो एक्सेप्शंस हम में क्या देखेंगे? यहां पे जहां पे ये लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, ये काम ही नहीं करेगा लॉ ऑफ डिमांड, तो वो कौन कौन सी सिचुएशन हो गई हमारी? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, irrational and impulsive purchases, demand for necessaries, speculative goods, ignorance effect, conspicuous goods, giffen goods, conspicuous necessities। इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे हम कि कैसे इन पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता है। कॉन्स्पिक्यस गुड्स, कॉन्स्पिक्यस टर्म जो है सर वेबलिन ने अपनी एक बुक में
पब्लिश किया था, उस वर्ड का मतलब होता है कि ऐसी चीजों की डिमांड जो कि कैसी हो, लग्जरियस इन नेचर हो, स्टेटस सिंबल हो। थ्रॉस्टन वेबलिन ने यह बात मेंशन की थी इस संदर्भ में कि जो भी प्रीशियस स्टोन्स होते हैं या फिर ज्वेलरी होती है या लग्जरी कार्स होती हैं, इन सब की डिमांड कैसी होगी, कॉन्स्पिकियस। इनके प्राइसेस बढ़ते हैं ना तो इनकी डिमांड और बढ़ जाती है, कम होने के बजाय और बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अगर इनके प्राइसेस कम होंगे तो इनको कंज्यूम करने वाले लोगों का स्टेटस कम होगा। अगर मान लीजिए एक हीरे का नेकलेस, डायमंड नेकलेस आपका आता है 5 लाख रुपीस का, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसका प्राइस मार्केट में गिर के 5,000 रुपीस हो जाता है। पहले इसको सिर्फ 2 लोग अफोर्ड कर सकते थे, अभी क्योंकि इसका प्राइस गिर के 5,000 रुपीस हो जाता है, इसको 10 लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो क्या ये 2 लोगों का जो स्टेटस था मार्केट में वो बरकरार रहेगा? नहीं, इनका स्टेटस जो है वो गिर जाएगा। तो वो क्या करेंगे, डायमंड को कंज्यूम करना ही बंद कर देंगे। तो लॉ ऑफ डिमांड कहां गया? लॉ ऑफ डिमांड तो ये बोलता है कि जैसे जैसे आपके प्राइसेस क्या हो, गिरे, तो आपकी डिमांड क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। मगर यहां क्या हो रहा है, आपके प्राइस गिरे तो डिमांड लोगों ने क्या की, कम कर दी। बोला अब हम नहीं खरीदेंगे। पहले जो बिकते थे ये, मान लीजिए पहले ये बिकते थे 10 सेट्स, अब ये बिक रहे हैं मान लीजिए सिर्फ 5 सेट्स। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अब इसको 10 लोग अफोर्ड कर सकते हैं, पहले सिर्फ 2 लोग अफोर्ड कर सकते थे। तो इन 2 लोगों का स्टेटस था मार्केट में, जो कि अब नहीं है। Their demand exists and rises only when their prices are high and rising. इनके प्राइसेस मार्केट में जब तक बढ़ते रहेंगे या फिर ज्यादा रहेंगे तभी इनकी डिमांड रहेगी। जैसे ही इनके प्राइसेस गिरेंगे इनकी डिमांड भी गिर जाएगी, क्योंकि इनका चार्म चला जाता है, इनकी डिमांड चली जाती है। ये एक एक्सेप्शन है टू द लॉ ऑफ डिमांड। मूविंग फॉरवर्ड, गिफन गुड्स, कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स का जस्ट उल्टा होता है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स होते हैं, जैसे कि ज्वार, बाजरा, लो क्वालिटी ऑफ राइस, इन सबको हम क्या बोलते हैं, ये गिफन गुड्स हैं। गिफन गुड्स, लॉ ऑफ डिमांड दोनों तालमेल नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि गिफन गुड्स पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। कैसे? एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है एक्स नाम का, उसकी इनकम है 50 रुपीज पर डे, ठीक है। ये हमने अज्यूम किया है कि उसकी इनकम 50 रुपीज है और इनकम कांस्टेंट है, इनकम ना बढ़ रही है ना घट रही है, ठीक है। अब वो क्या करता है, जवार जो कि एक गिफन गुड है, इंफीरियर क्वालिटी का गुड है, वो उसको 10 रुपीज पर केजी पे मिलता है, तो वो 3 केजीज खरीदता है, जिस वजह से उसके 30 रुपए यहां खर्च हो जाते हैं। वीट जो कि 20 रुपए का मिलता है, वो 1 किलो खरीदता है, उसके 20 रुपए यहां खर्च हो जाते हैं, टोटल 50 रुपए का खर्च हो गया। बिल्कुल सिंपल है। अभी ज्वार के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, बढ़ के 12.5 रुपए हो जाते हैं, मगर इनकम तो 50 ही है, इनकम नहीं बढ़ी। अब वो क्या कॉम्बिनेशन बनाए कि वो ज्वार भी खरीद ले, वीट भी खरीद ले और उसकी इनकम भी उतनी रहे और ज्वार का प्राइसेस भी बढ़ जाए। तो वो क्या करेगा यहां पे, क्योंकि प्राइसेस बढ़े तो उसकी अफोर्डेबिलिटी, अब जो खरीदने की ताकत है, परचेजिंग पावर है, वो कम हो गई, जिस वजह से वो क्या करेगा कि ये जो नॉर्मल गुड था हमारा वीट, वो इसका कंजम्पशन पूरी तरीके से छोड़ देगा। वो सारा का सारा जो 4 किलो उसकी रिक्वायरमेंट थी एक दिन की, वो 4 किलो पूरा का पूरा ज्वार खरीदेगा और ये 50 रुपीज में अपना घर चला लेगा। इसमें हो क्या रहा है, प्राइसेस क्या हुए, इंफीरियर गुड के प्राइस बढ़े। इंफीरियर गुड पहले 10 रुपए का आ रहा था, अभी 12.5 का आ रहा है। इंफीरियर गुड का प्राइस बढ़ने के कारण इसकी क्वांटिटी भी बढ़ गई, 3 केजीज से 4 केजीज।
जबकि लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरनी चाहिए, या प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़नी चाहिए, मगर यहां ऐसा नहीं हो रहा। यहां पे प्राइस बढ़ने के कारण इंफीरियर गुड की क्वांटिटी भी बढ़ रही है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ गिफन गुड। ये एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का। यहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। इसका कर्व कुछ इस तरीके का होता है, डिमांड कर्व, जबकि नॉर्मल डिमांड कर्व जो हमने पहले देखा था वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। आई होप ये क्लियर है आपको। मूविंग फॉरवर्ड, कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज क्या होती हैं? आज के टाइम में अगर हम अपना जीवन देखना चाहें तो रेफ्रिजरेटर, एसी, कूलर, कुकिंग गैस, टेलीविजन, इन सब के बगैर आप क्या अपनी लाइफ इमेजिन कर सकते हो? कि आपके घर में टीवी भी नहीं है, फ्रिज भी नहीं है, कूलर भी नहीं है, कुकिंग गैस भी नहीं है, रेफ्रिजरेटर भी नहीं है, न्यूज़पेपर भी नहीं है, मोबाइल फोन भी नहीं है, रेडियो भी नहीं है, कुछ नहीं है। क्या आप अपनी लाइफ अज्यूम कर सकते हो? नहीं। क्या ये एब्सोल्यूट नेसेसिटी है, इसके बगैर आप मर जाओगे? ऐसा भी नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल। ये एक ऐसी नेसेसिटीज हैं जो हमने अपनी आदतों के कारण बनाई है, अपनी लाइफस्टाइल के कारण बनाई है। तो ऐसी नेसेसिटीज को बोला जाता है कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज। इन पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। यहां पे अगर इनके प्राइसेस बढ़ेंगे भी तो हमें इनकी डिमांड बढ़ानी पड़ेगी। इनके प्राइसेस गिरेंगे तो हम इनकी डिमांड को बढ़ा नहीं पाएंगे। प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो भी डिमांड होगी, प्राइसेस गिरेंगे तो उसका भी कोई असर डिमांड पे नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये हमारी आदत बन चुके हैं, ये हमारी नेसेसिटी बन चुके हैं आदत की वजह से। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, बहुत इंटरेस्टिंग है ये कंसेप्ट। आपके घर में मान लीजिए मैरिज है, आप गोल्ड खरीदने जा रहे थे मार्केट में, गोल्ड का प्राइसेस मान लीजिए 40,000 रुपीज है, ठीक है। आप खरीदने वाले थे 10 ग्राम्स के 5 कॉइन्स, ठीक है। अभी क्या हुआ, आपको अभी अभी इंफॉर्मेशन मिली कि कल से इसके प्राइसेस जो है ना वो बढ़ के 60,000 होने वाले हैं, न्यूज में आने लगा। आप क्या कर रहे थे, 5 सिक्के खरीदने वाले थे, कॉइन्स खरीदने वाले थे, ठीक है, 40,000 पे। अब जब आप 5 सिक्के खरीदने वाले थे 10 ग्राम के 40,000 पे, तो आपको पता लगेगा 60,000 होने वाला है प्राइस, तो क्या करोगे? आज ज्यादा खरीद लोगे या फ्यूचर के लिए छोड़ दोगे? आज ज्यादा खरीद लोगे। आपके घर में मैरिज है, गोल्ड की जरूरत है, तो आप जो फ्यूचर में खरीदने वाले थे वो भी आज खरीद लोगे। आप जाके 10 कॉइन्स खरीद लोगे कि भाई कल प्राइस बढ़ जाएगा, घर में शादी है, जरूरत है, तो इससे बेहतर है कल का जो लेना था वो भी आज खरीद लो। तो प्राइस बढ़ा जिस वजह से डिमांड भी बढ़ गई। यहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो रहा है। प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड कम होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हो रहा है। तो ये एक एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का। इसका जस्ट उल्टा होता है। अगर आपको ये पता लगे कि यहां जो प्राइसेस हैं वो गिर के कल 20,000 हो जाएंगे, आप आज मार्केट जाओगे? बिल्कुल नहीं जाओगे। आप सोचोगे कल जब प्राइसेस कम होंगे तब हम जाएंगे। तो आज की डिमांड हो गई 0, जो कि 5 होनी चाहिए थी, और कल की डिमांड हो जाएगी 5। हुआ क्या? आज प्राइसेस कम हुए, डिमांड भी कम हो गई, 0 हो गई। प्राइसेस 20,000 हुए, आज की डिमांड कितनी हो गई? 0 हो गई। ये बात क्लियर है। तो यहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। इर्रेशनल और इंपल्सिव परचेजेस, ऐसे जल्दबाजी में लिए गए डिसीजंस, इर्रेशनल, बिना सोचे समझे लिए गए डिसीजंस, बिना कैलकुलेशन किए गए डिसीजंस पे भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, वो भी एक एक्सेप्शन है। डिमांड फॉर नेसेसरीज, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, कोई एकदम
क्रिटिकल इलनेस पे है और हमें मेडिसिन चाहिए है, वो एक बेसिक एब्सोल्यूट नेसेसरी है हमारे लिए। अब क्या हो रहा है, उसको हार्ट अटैक आ रहा है, वो मार्केट में जाके ये नहीं बोलेगा कि ये दवाई पे मुझे 10% डिस्काउंट दो, नहीं तो मैं दूसरी दुकान से खरीद लूंगा, क्योंकि वो नेसेसरी है, उसको उसी वक्त खरीदना पड़ेगा, उस पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। अगर उसके प्राइसेस बढ़ते भी हैं तो डिमांड उतनी ही रहेगी, डिमांड कम होने वाली नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड, स्पेक्युलेटिव गुड्स, शेयर मार्केट हो गया, यहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। यहां पे अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो लोग और ज्यादा शेयर्स खरीदते हैं, यहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। इग्नोरेंस इफेक्ट, कई बार हम इग्नोर कर देते हैं कि प्राइस क्या है मार्केट में, क्या प्राइस चल रहा है, क्या डिमांड है, क्या सिचुएशन है। जब हम वो इमेजिन ही नहीं करते हैं तो इसको बोलते हैं इग्नोरेंस इफेक्ट, हम इग्नोर कर दे रहे हैं कि क्या कंडीशंस है। उस केस में भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर यहां खत्म करना चाहती हूं। आज हमने देखा है प्रिंसिपल्स ऑफ डिमांड। आपको अगर कुछ भी डाउट है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट shachi.gupta@baou.edu.in। Thank you so much. स्वाध्यायः परः